अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तालूत ने अपनी एक उंगली से अंगूठी उतार कर मुझे दी। इसे पहन लो। दोनों के ख्यालात अल्फाज एक दूसरे को मिलते रहेंगे। तुम कमरे से बाहर हो या बाथरूम में जाकर इसका तजर्बा कर लो। कमाल है। अच्छा, मैं जाता हूँ। और मैं बाथरूम में चला गया। अंगूठी मैंने उंगली में पहन ली और मेरे जहन में तालूत की आवाज़ गूंजी। क्या ख्याल है, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में आ रही है? अरे हाँ, मगर क्या ये आवाज़ कोई दूसरा नहीं सुन सकता? नहीं, ये सिर्फ जहन में रहेगी। हैरत अंगेज, खुदा की कसम हैरत अंगेज। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही हो। हाँ, टेलीफोन तुम्हारी ऐजाद है और संगोना हमारी। संगोना? हाँ, इस अंगूठी का नाम संगोना है। अब बाहर निकल आओ, तालूत ने कहा और मैं बाहर निकल आया। कमाल की चीज थी, लेकिन इससे कितने फासले पर सुना जा सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से तक। बहरहाल ये काम हो गया। अब लड़कियों की बातें करें, मगर रुको, इससे पहले काफी मंगवा लो। काफी के दौरान गुफ्तगू करेंगे। मैंने बेरे को बुलाकर काफी का आर्डर दे दिया और थोड़ी देर के बाद आर्डर शुरू हो गया। बहुत उम्दा सर्विस थी। तालूत ने काफी बनाई और फिर दिलचस्प अंदाज में बोला, उड़न खटोले वाली के बारे में क्या ख्याल है? वालियां कहो, मैंने कहा। हाँ, कई थी, मगर मतवज्जा एक ही हुई। क्या नाम बताया था उसने? फरीदा। ओ हाँ, यहाँ आएगी जरूर। अंदाजा यही होता था। मेरा भी यही ख्याल है। फिर क्या, मेरी या तुम्हारी? यार, इस अंदाज में ये मामला बहुत टेढ़ा हो गया। वैसे हम इसे घिसते ही रहेंगे, क्या ख्याल है? जैसे हालात हों, फैसला नहीं हो सका। तुम क्या चाहते हो? हाँ, उम्दा है, मुझे दे दो। पसंद आ गई है। तुम्हें अल्लाह और देगा, तालूत ने घगियाए हुए अंदाज में कहा और मुझे हंसी आ गई। जल्दी बताओ, तालूत मेरा बाजू पकड़कर बोला। ठीक है, तुम ले लो, लेकिन मैं अपने लिए जो तलाश करूंगा वो सिर्फ मेरी होगी। ये नहीं कि उसके बाद तुम उधर फिसल पड़ो। हराम होगी मेरे ऊपर, वादा, तालूत ने जल्दी से कहा। तब ठीक है। मैंने गर्दन हिला दी और तालूत खुश हो गया। हम दोनों काफी पीते रहे। तालूत बड़ी बेचैनी से फरीदा का मुंतजिर था। वैसे हम अपनी इस अदाकारी को जारी रखना चाहते थे और उसके लिए हम बहुत से प्रोग्राम बनाते रहे। रात हो गई, लेकिन अभी तक फरीदा का पता नहीं था। तालूत को कुछ मायूसी होने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या ख्याल है, वो आएगी या नहीं? जाहिर है मैं भी उससे इतना ही नावाकिफ हूँ जितना तुम। यार, आएगी जरूर, मेरा यही अंदाजा है। लेकिन आओ बाहर की फिजा भी देखें। चलो, मैंने आमादगी जाहिर कर दी और हम दोनों तैयार होने लगे। नोक पिलक से दुरुस्त होकर हमने कमरा छोड़ दिया। इस वक्त भी हम दोनों के लिबास और अंदाज में सर मुंह फर्क नहीं था। हम एक ही अंदाज में लिफ्ट के जरिए उतरे और फिर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। डाइनिंग हॉल पूरी तरह आबाद था। चारों तरफ कहके उबल रहे थे। माहौल भी बेहद रंगीन था। शायद रोशना आबाद के सारे उमरा और मुअज़्ज़ज़ लोग गुल रुख को ही वाहद तफरीगा समझते थे और यहाँ आना फर्ज ख्याल करते थे। हाल में बेशुमार हसीन चेहरे मौजूद थे। बाज मेदों पर कवि हिकल कबाइली भी नजर आए, लेकिन वो बहरहाल मुहज़्ज़ब और होटलों के आदाब को समझने वाले मालूम होते थे। लिबास की बात दूसरी है। ज़ाहिर है ये इलाका ही कबाइली इलाके से मिला हुआ था। हम लोगों के दाखिले से माहौल पर एक असर पड़ा। जिन लोगों ने हमें देखा नज़रअंदाज ना कर सके और बहुत सी मेज़ों पर हमारे बारे में गुफ्तगू होने लगी। एक पोर्टर लपक कर हमारे पास पहुंचा। रूम नंबर 81 की टेबल इस तरफ है जनाब, तशरीफ लाइए। और हम दोनों उस तरफ चल पड़े। बहुत सी निगाहों ने हमारा तआकुब किया। मेज पर बैठकर तालूत ने हाल पर निगाह दौड़ाई।
मेरी गर्दन भी उसकी गर्दन के साथ साथ घूम रही थी। हत्तल इम्कान यही कोशिश थी कि हमारा अंदाज एक ही रहे और बहुत जल्द हम पूरे हाल की निगाहों का मरकज बन गए। वेटर ने अदब से मेनू हमारे सामने रख दिए। हमने एक ही अंदाज में मेनू की वर्क गर्दानी की और फिर एक ही किस्म का आर्डर नोट कराया। आर्डर लेने वाले ने भी यकसानियत नोट की। बहरहाल वो चला गया तो नज़दीक ही की मेज़ से एक दरमियानी उम्र का आदमी उठकर हमारे पास आ गया। शक्लो सूरत से महज़ब मालूम होता था। चंद लम्हात के लिए समा खराशी कर सकता हूँ, उसने मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा। तशरीफ़ रखिए, हमने बीक वक़्त कहा। आप दोनों की हैरत अंगेज़ मुशाहबत मुझे खींच लाई है। मेरा नाम राना तफज़्ज़ुल है। रोशनाबाद के अनवा में मेरी जागीर है। मैंने शबाहत तो देखी लेकिन ऐसी हैरत अंगेज़ नहीं। आपके अंदाज भी यकसा हैं, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और हम दोनों ने एक गहरी सांस ली। यकीनन आप दोनों आपस में भाई हैं। मेरा मुकद्दर ही ख़राब है मोहतरम, तालूत ने कहा और इस वक्त उसने सिर्फ होंठ हिलाए थे। ये हैरत अंगेज़ बात थी कि तालूत जो जुमले कहने वाला था वही मेरे जहन में गूंजे थे। बहरहाल इस हैरत अंगेज़ कमाल ज़ाहिर हो गया था और अब मैं एतमाद से काम कर सकता था। मैं नहीं समझा, आने वाले ने हैरत से कहा। दुनिया वाले मुझे डबल क्यों समझते हैं? मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। लेकिन इस बार मैंने बड़े इत्मीनान के साथ तालूत के आवाज़ से आवाज़ मिलाई थी और उसका मुंह हैरत से खुल गया। और ये साहब, उसने मेरी तरफ इशारा किया। हम दोनों ने गहरी सांस ली। ये मुअम्मा कभी हल ना हो सकेगा, हमने कहा। आप लोग मजाक कर रहे हैं, बराह करम कोई नई बात करें। जो भी मिलता है मुझसे इसी किस्म की गुफ्तगू करता है। आखिर मैं दुनिया वालों को दोहरा क्यों नजर आता हूँ? एक आध शख्स की बात हो तो उसे मखबूतल हवास भी समझा जाए। तो क्या मेरा मतलब है आप दोनों अपने वजूद को अलग अलग नहीं समझते? अगर आपको एक के दो नज़र आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम दोनों ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन बराह करम मुझे अफसोस है कि मैं बद अखलाकी का सबूत दे रहा हूँ। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। ये बात अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, हमने गुस्सीले लहजे में कहा। कमाल है, खुदा की कसम कमाल है। आपकी आवाज़ें भी यकसां, एक ही लफ्ज़ बीक वक़्त आपके मुंह से निकलता है। आपके तासरात भी यकसां होते हैं। वेटर, हमने वेटर को आवाज़ दी और वो जल्दी से उठ गया। वेटर हमारे पास आ गया था। पानी लाओ, मैंने कहा और वेटर चला गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे तालूत होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, अरे सत्यानाश! क्यों? मैंने गर्दन झुकाए झुकाए कहा। ज़रा देखो वो कहाँ गया है। कौन? वही जो हमारे पास बैठा था, तालूत ने कहा और हमने एक साथ झुकी हुई गर्दनें उठाईं। वो आदमी जिस मेज़ पर गया था वहाँ 3 खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हुई थीं। चोट हो गई प्यारे तालूत, मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ, चोट हो गई, लेकिन हमसे उठते हुए भी उसे नहीं देख सके थे। बहरहाल कोई हर्ज नहीं, उससे अपनी बद अखलाकी की मुआज़रत कर लेंगे। करना ही पड़ेगा, लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। वेटर ने 2 गिलास पानी लाकर रख दिया और हमने बीक वक़्त गिलास उठाए और पानी पीकर एक साथ गिलास रखे। तालूत, मैं आहिस्ता से बोला हूँ, एक दिक्कत और पेश आ सकती है। क्या? अगर किसी ने हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमारे सामने एक चीज़ शुरू की, जैसे ये पानी का गिलास, तब क्या होगा? सवाल उम्दा है। अच्छा हुआ जो पहले से सोच लिया। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। क्या बंदोबस्त होगा? रासम जिंदाबाद। इससे आगे जब कोई वाकया पेश आए तो देख लेना, तालूत ने कहा और मैंने तालूत की बात पर गौर करने लगा। मुझे अंदाज़ा था कि तालूत के लिए कोई उलझन नहीं है। हमारी निगाह फिर उन लड़कियों पर जा पड़ी जो उस शख्स के साथ थीं जिसे हमने बेवकूफ़ बनाकर रवाना कर दिया था। अभी हम उसके बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक तालूत बोला, आरफ! उसने आहिस्ता से कहा। मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फरीदा! मैंने गर्दन उठाई। हाल के दरवाजे से फरीदा अंदर दाखिल हुई थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और हम पर निगाह पड़ते ही तेजी से हमारी तरफ आई। इस वक्त वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, बल्कि हल्के कलर की साड़ी में खासी खूबसूरत नजर आई। हेलो! वो करीब आकर बेतकल्फी से बोली। हेलो! हम दोनों ने बीक वक़्त कहा और वो हंसती हुई कुर्सी खींचकर बैठ गई।
फिर उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा और फिर उसी अंदाज में हंसते हुए बोली, तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, आप लोगों ने पूरे होटल को बेवकूफ़ बना रखा है। मेरा ख्याल है इस वक्त हर निगाह आप पर है। मोहतरमा फरीदा, क्या आप इस वक्त भी मेरी दिल आज़ारी से बाज नहीं आएंगी? हमने बीक वक्त कहा और फरीदा संजीदा होकर गौर से हमें देखने लगी। एक बात अर्ज करूं, उसने पूरी संजीदगी से कहा। फरमाइए। मुलाजम पेशा हूं, जैसा कि आपको मालूम है। ड्यूटी ही के हिसाब से सिर्फ 2 दिन यहाँ क़याम करना है, उसके बाद चली जाऊंगी। और फिर कौन जाने ज़िंदगी के किसी हिस्से में मुलाकात हो सके या ना हो सके। चुनाचा अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर के लिए खुद में अपनी दोस्ती में शरीक कर लें, क्या हर्ज है, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं नहीं समझा, हमने उसी अंदाज में कहा। तो सुनिए, मेरा क़याम भी गुल रुख में है, रूम नंबर 108। अगर अपना फैसला बदल लें और मुझे दोस्तों में शामिल कर सकें तो मुझे पुकार लें। वो कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। अरे अरे, तशरीफ़ तो रखिए मिस फरीदा, बैठिए। आखिर इस नाराज़गी की वजह, इस बार मैंने तालूत का मुकम्मल साथ दिया था। वो रुक गई और फिर उसने मेज़ पर हाथ रखकर आगे झुकते हुए कहा, सुनिए हजरात, ना ये देव मालाई दौर है, ना मैं पागल। हाँ, इन फ़न की दाद ज़रूर दूंगी। आप लोगों के चेहरे, कदो कामत, अंदाज, यहाँ तक कि आवाज़ और चेहरे के तासरात इस कदर यकसा हैं कि अकल हैरान रह जाती है। और फिर आप लोगों ने अल्फाज के सिलसिले में जो ताउन किया है, जिस तरह आप एक दूसरे का माजी और ज़मीर समझ लेते हैं, ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज़ फ़न है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरी दोनों आँखों की बेनाई दुरुस्त है। आप तशरीफ़ तो रखिए, तालूत ने और मैंने बीक वक़्त कहा। उस वक़्त तक नहीं जब तक आप में से एक मुझे बैठने के लिए ना कहे। हाथ से जा रही है बेटा, तालूत के ख्यालात मेरे जहन में गूंजे। फिर मैंने भी ख्यालात की ज़ुबान में कहा, मुझे पसंद है, मुमकिन है काम बन जाए। रोको, फिर मैंने जवाब दिया, हाँ क्या हर्ज है। तालूत ने कहा और इस बार सिर्फ उसने ही फरीदा को मुखातब किया। तशरीफ़ रखिए मोहतरमा। मैं खामोश रहा। फरीदा ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराती हुई बैठ गई। अपनी कामयाबी पर नहीं, खुशबख्ती पर मसरूर हूँ। आप लोगों की दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। ताउस हटा दो, तारूस ने मुझे पुकारा। क्या बात है ताउस बटा 1, मैंने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। खातून फरीदा के लिए कुछ मंगवाओ, यहाँ नहीं, अपने कमरे में। हाँ, ये भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, फरीदा ने कहा और हम तीनों उठ गए। मैंने हसरत भरी निगाहों से बूढ़े की साथी लड़कियों को देखा, जो अब भी हमारी तरफ देख रही थीं। काफ़ी खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन काम बिगड़ गया था। तालूत की खुद गर्जी पर मुझे गुस्सा भी आया। कमबख्त एकदम फिसल गया और सारे प्रोग्राम रखे रह गए। बहरहाल हम अपने कमरे में आ गए और यहाँ हमने वेटर को बुलाकर खाने पीने की चीज़ों का आर्डर दिया। फरीदा बहुत खुश नज़र आ रही थी। कमरे के सोफे पर बैठते हुए उसने कहा, वैसे ये हकीकत है कि आपका दिलचस्प और मुतहय्यर कुन अंदाज लोगों को पागलपन की हद तक हैरान कर देता है। मेरी साथी होस्टेस सख्त हैरान थी, बल्कि गुल तो मर मिटी थी आप पर। कह रही थी काश उसका उसमें रोशन आबाद में होता। गुल, हाँ सलोनी गुल, वो जिसने सीटियों की जानब आपकी रहनुमाई की थी। ओह, आप लोग बेहद पुरकशिश और बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। और फिर लेकिन आप मुकम्मल तारफ़ हो जाना चाहिए। क्या आप दोनों भाई हैं? नहीं, तालूत ने ठंडी सांस लेकर कहा, सिर्फ दोस्त। क्या दूसरा मेकअप में है? कतई नहीं, हमारी दोस्ती हम शक्ल होने की बिना पर हुई। आप लोगों के नाम क्या हैं? ताउस बटा 1, ताउस बटा 2। फिर शरारत। वो प्यार भरी निगाहों से तालूत को देखते हुए बोली और तालूत के ख्याल सिंह के जरिए मेरे जहन में गूंजे, मुआफ़ कर दो आरफ, बस एक बार मुआफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा, कसम ले लो, अब नहीं करूँगा। और मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर तालूत ने इत्मीनान की सांस ली। यकीन नहीं करती तो फिर आप जिस नाम से चाहें पुकार लें। चलिए, मेरा क्या है, जो आप पसंद करें, फरीदा हंसते हुए बोली। हम तो आपको पसंद करते हैं, तालूत ने कहा। उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नंबर 1 या नंबर 2? उसने कहा, मैं नंबर 1 हूँ। तो फिर मैं कहिए ना। इस बार फरीदा ने मेरी तरफ देखा और मैंने चेहरा सपाट कर लिया।
वेटर हमारे आर्डर का सामान ले आया। चुनाचा खाने पीने का दौर शुरू हुआ। फरीदा खासी बाज़ौक़ और बज़िल्ला किस्म की लड़की थी। उसने पता भी बताया और कहा कि अगर कभी उसके यहाँ आएं तो उसे मुसर्रत होगी। हम गुफ्तगू करते रहे और फरीदा बेतकल्लफ होती गई। हम उसे टटोल रहे थे और अंदाज़ा हुआ कि वो ज़िंदगी में हर तफरीह की कायल है। मैं तो आवारा गर्द हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, पुरखतर ज़िंदगी गुजारती हूँ, इसलिए ज़िंदगी को तमाम क़यूद से आज़ाद कर दिया है। बस जहाँ खुशी मिले अपना ली, उसने दौरानी गुफ्तगू कहा और तालूत ने गहरी निगाहों से मेरी जानब देखा। ताउस बटा 2, इजाज़त दे मिस फरीदा, मैंने खड़ा होते हुए कहा। ओह कहाँ? बस रात को 12 बजे के बाद मैं आवारा गर्दी करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी, वो भी डबल रूम है। अगर आप पसंद करें तो आप भी मेरे साथ चलें। उसने तालूत को दावत दी। इस तरह मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मैंने जल्दी से कहा और तालूत ने शुक्रगुजार निगाहों से मुझे देखा। तब इजाज़त, वक्त भी काफ़ी हो गया। वो कलाई पर बंधी घड़ी को देख कर बोली। ओके ताउस बटा 1, मैंने तालूत से कहा और तालूत खड़ा हो गया। वो दोनों कमरे से निकल गए और मैं तन्हा रह गया। ठीक है, लड़की की खुद दावत दी है तो मैं उनकी राह में रोड़ा क्यों बनूं? लेकिन मेरी ये रात तन्हा क्यों रहे? फिर क्या करना चाहिए? उन लोगों के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक यही सोचता रहा, लेकिन कोई बात जहन में नहीं आई। फिर यही फैसला किया कि सोने की कोशिश करूं और मैं लिबास तब्दील करके सोने लेट गया। आज फिर पुराने ख्यालात जहन के पर्दे पर उभर आए। बहुत कुछ याद आया। अंजीला, रोजीना, शहना, नरगस रहमानी, सीमी, नूरी और फिर वो लड़कियां जो शेखर ने मुझे पेश की थीं। कैसे मुतजाद करदार थे, कैसी अनोखी फितरत के मालिक। जिंदगी का हर पहलू देख चुका था, किसे पसंद करूं, किसे नापसंद। कभी कभी पाकीज़गी पूरी कुव्वत से उभर आती और कहीं खुद को गलाजत के ढेर में मलफूफ समझता। जिंदगी क्या है? ख्वाहिशात के कितने मदफन मेरे सामने आए। जो पाले वो अपना, जो खो दे वो ख्याल। नेकियां, पाकीज़गी सब हालात के तहत हैं। इंसान नेक बनना चाहता है, नेक बन सकता। पाकीज़गी अपनाना चाहता है, नहीं अपना सकता। हालात उसके लिए कुछ और रास्ते मुतअय्यन करते हैं। अपनाने पड़ते हैं वो रास्ते, वरना राहें नाहमवार हो जाती हैं। कभी बुलंदियां, कभी पस्तियां। एतमाद खो जाता है और हर कदम खौफ का कदम होता है। हाँ, वक्त जो कहे वही होता है। तालूत मेरी किस्मत का राहबर, उसने मेरे लिए मंजिलें मुतअय्यन की, वरना मेरी किस्मत जेल की कोठरी के अलावा और कुछ ना थी। अगर हकीकत पर निगाह दौड़ाई जाए तो मैं क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ तालूत का दस्ते नगर। इसी कदम कदम पर मेरी जिंदगी उसने बचाई थी। जहन इन्हीं औटे पटांग ख्यालात में गनूदा हो गया और फिर नींद आ गई, गहरी नींद। लेकिन ना जाने कितनी देर सोया होगा कि किसी ने झंझोड़ दिया। आरिफ, तालूत की आवाज उभरी और जहन बेदार हो गया। खैरियत? मैंने पूछा। सब खैरियत है, उठो यार, तालूत ने कहा और मैं उठकर बैठ गया। अभी काफी रात बाकी थी, ना जाने रात का कौन सा पहर था। क्या बात है, तुम वापस क्यों चले आए? मुआहदे के तहत, तालूत ने जवाब दिया। क्या मतलब? बहुत अरसे की बात है, लेकिन हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। हमने तय किया था कि अगर कोई लड़की पाकबाज ना हो, मेरा मतलब है एक आम सी लड़की जिसे शख्सियतें बदल जाने पर कोई एतराज़ ना हो, तो हम दोनों के लिए जायज़ है। और तुमने ज़रीना के सिलसिले में इस वादे का ऐफा भी किया था। ओ हाँ, फिर फरीदा भी ज़रीना है। क्या मतलब? उसने शराब तलब की थी और अब नशे से नढाल पड़ी है। मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। उसके बाद मैं उसकी इज्जत कैसे करूं? मैं नहीं समझा तालूत, मैंने परेशानी से कहा। ताउत बटा 2, बकिया रात तुम उसके साथ गुजारोगे? ओह, मैं उछल पड़ा। अब वो इतनी ज़हीन भी नहीं कि ताउस बटा 1 और ताउस बटा 2 में तमीज़ कर सके। तुम ताउस बटा 2-1 कहलाओगे, तालूत ने मज़का खेज अंदाज में कहा। खूब, ताउत बटा 1 तो इसमें कोई एतराज़ नहीं, कतई नहीं। हम तो करदार के परस्तार हैं। अगर वो फितरी तौर पर ठीक होती तो तुम जानते हो। ओके डियर, मैं तुम्हारी इस पेशकश से इनकार नहीं करूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उठ गया।
तालूत ने मुझे फरीदा के कमरे का पता बताया और थोड़ी देर के बाद मैं फरीदा के कमरे के दरवाजे पर था। दरवाज़ा तालूत खुला छोड़ आया था। फरीदा बेसद मसहरी पर पड़ी थी। नज़दीक की मेज़ पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक गिलास के पैंदे में शराब का निशान था। मेरे जहन में चींटियां रेंगने लगी। दर हकीकत ज़िंदगी पर इतने वाक़यात छा गए कि फितरत भूल भलियों में गुम होकर रह गई। औरत की इतनी शक्लें सामने आईं कि उसकी असलियत जहन से महू हो गई। नूरी और सीमी याद आईं, दूसरी लड़कियां भी याद आईं। कौन नूरी है और कौन जरीना, तमीज़ मुश्किल हो जाती थी। लीक ये तो जरीना भी नहीं, जरीना दौलत की ख्वाहिशमंद थी और ये सिर्फ तफरी पसंद। इन दोनों से मुख्तलिफ ये तीसरी शख्सियत की हामिल है, लेकिन जवान है, खूबसूरत है, और मैं उसके नज़दीक बैठ गया। औरत के हसीन नकूश तेज आंधी की तरह जहन पर छा गए। मैं सब कुछ भूल गया और सिर्फ एक आम इंसान रह गया, एक मामूली आदमी जो सिर्फ हवस का गुलाम होता है। दूसरी सुबह तबीयत पर अजीब सा बार था। जहन इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। ये सब कुछ इनफरादियत तो नहीं रखता। आदमी की ज़रूरत तो बहुत कुछ है, बहुत ज़रूरतों के लिए उसे मेयार से गिरना पड़ता है और वो ज़रूरत टाली भी जा सकती है। इस बार तालूत की वजह से गड़बड़ हुई थी। वो फरीदा पर इस तरह मर मिटा था कि उसने पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया, वरना ताउस बटा 1 और ताउस बटा 2 इंतहाई दिलचस्प हसीयत रखते थे। डार्लिंग, फरीदा ने बाल खुश करते हुए कहा। वो गुस्ल करके निकली थी। हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। तुम भी गुस्ल कर लो, पखेरू इंतज़ार कर रहा होगा। फरीदा के वहमो गुमान में भी ना होगा कि रातों रात क्या हो चुका। बहरहाल खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नहाने के बाद भी खुशी ना हुई और ये कैफियत तालूत के सामने भी बरकरार रही। फरीदा मेरे साथ ही तालूत के कमरे में दाखिल हुई। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, फरीदा दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन तालूत मेरा चेहरा देखकर चौंक पड़ा। ताहम उसने कोई सवाल नहीं किया। नाश्ता मंगवा जाए? तालूत बोला। हाँ, मैं सख्त भूखी हूँ, फरीदा ने जल्दी से जवाब दिया और तालूत ने बेरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। बेरे को नाश्ते का आर्डर देकर हम सब आमने सामने बैठ गए। फरीदा की पेशानी शिकन में एक शिकन भी नहीं थी। वो उसी तरह हशाश बशाश थी। आज पर क्या प्रोग्राम रहेगा? नाश्ता करते हुए फरीदा ने पूछा। जो तुम पसंद करो, मैंने जवाब दिया। मुझे शॉपिंग करनी है, उसके बाद 1 घंटे के लिए माजरत चाहूँगी, कुछ काम है। हाँ, शाम 7 गुजरेगी। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं चलोगे डार्लिंग? फरीदा ने बेहजाबी से कहा। हम दोनों ही चलेंगे, तालूत जल्दी से बोल पड़ा और फरीदा हंसने लगी। क्यों? तालूत ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप दोनों पर हंस रही हूँ। आज रात और यहाँ रह गई तो आप लोगों के नाम भी पूछ लूँगी। तालूत मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में फीकापन था। गालबन फरीदा के जुमलों से उसे भी अपने हल्केपन का एहसास दिला दिया। नाश्ते के बाद हम लोग थोड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे, फिर जाने की तैयारियां होने लगी। फरीदा तैयार होकर आई, हम चल पड़े। एक टैक्सी करके हम हाल में पहुंचे और फिर तालूत ने फरीदा के पसंद की हर चीज़ खरीदी। खासी लंबी शॉपिंग हुई जो फरीदा के वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो बेहद खुश नज़र आई। शॉपिंग करने के बाद तालूत ने फरीदा से कहा, अब क्या प्रोग्राम है मिस फरीदा? बस यहाँ से होटल चलेंगे, फिर मैं ज़रा काम से जाऊँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें यहीं इजाज़त दे दें और उसके बाद हम लोग उस वक़्त मुलाकात करें जब आप वापस आ चुकी हों। दरअसल हमें भी कुछ काम है। हाँ हाँ, क्या हर्ज है, मैं टैक्सी करके चली जाती हूँ, उसने कहा और फिर वो एक टैक्सी रोककर उसमें बैठते हुए बोली, मैं 4 बजे तक वापस जाऊँगी डार्लिंग। और हम दोनों ने बादल नाखवास्ता गर्दन हिला दी। जब उसकी टैक्सी निगाहों से उज्जल हुई तो तालूत ने चारों तरफ देखा। थोड़े फासले पर एक रेस्तोरां का बोर्ड नज़र आया। हम रेस्तोरां में बैठेंगे आरफ, तालूत ने कहा और मैं खुशी के साथ रेस्तोरां में उसकी तरफ बढ़ गया। रेस्तोरां के एक अलग थलग कैबिन में बैठकर तालूत ने एक मशरूब का आर्डर दिया और फिर दोनों कहनियाँ मेज़ पर टिका कर मेरी तरफ गौर से देखने लगा। संगवाना उतार दो आरफ, इस वक्त हम उसके बगैर गुफ्तगू करेंगे, तालूत ने कहा और मैं खामोशी से मैंने अंगूठी उतार दी। अंगूठी मेज़ पर रखकर मैंने तालूत की तरफ देखा।
तुम गैर मामूली तौर पर खामोश हो। वो आहिस्ता से बोला। हाँ तालूत, इस वक्त साफ गुफ्तगू पसंद करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा। मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ, तो पहले मुआफ कर दो, उसके बाद बात करेंगे, तालूत ने बड़े खलूस से कहा। मैं तुम्हारी पुरखलूस दोस्ती पर नाज करता हूँ तालूत, इसलिए इस वक्त अपनी हसीयत नजरअंदाज करके एक दोस्त की हसीयत से तुमसे गुफ्तगू करूंगा। तुम्हें यही करना चाहिए आरफ। क्या अचानक हमारे ज़मीर पर कोई जख्म नहीं लगा है तालूत? कहते रहो, मैं सुन रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है तालूत। मैं पारसा नहीं हूं, बल्कि एक औरत की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर बैठा था। उसके बाद भी उस औरत से दूर ना रहा। तुम्हें तफसील बताने के लिए क्या फायदा? कौन सा पहलू तुम्हारी निगाहों से पोशीदा है? यकीनन, लेकिन जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कह डालो, तालूत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। जब हम उसके सामने एक अनोखी हसीयत में आए तो खुद किस कदर मसरूर थे और वो सब कितनी हैरत ज़दा। लेकिन उसकी वजह से, एक औरत की वजह से हमारी कोई इनफरादियत नहीं रही, ना अपनी निगाह में ना उसकी निगाह में। हाँ, मुझे इसका एहसास है। उसके साथ ही मेरे ज़मीर पर एक बोझ सा है। क्या हम वही हैं जिसने सीमी और नूरी को बहन बनाया था? दरअसल मैंने रोशीला के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा था। वो एक इंतकामी कैफियत भी थी, लेकिन फरीदा के साथ गुजरी हुई रात मुझे पसंद नहीं आई। और फिर फरीदा का अंदाज, उसके अल्फाज, हाँ यार, पसंद तो मुझे भी नहीं आई, तालूत ने सर झुकाकर कहा। हम दूसरी रात उसके साथ नहीं गुजारेंगे तालूत, बस नहीं गुजारेंगे। और हम ऐसी रात कहीं भी नहीं गुजारेंगे जहां ज़मीर पर ऐसा बोझ आ गिरे। यूं हम इंसान हैं और हर इंसान हर ज़रूरत का गुलाम। ठीक है, बस इसके बाद और कुछ ना कहो। बताओ क्या प्रोग्राम है? शुक्रिया मेरे दोस्त, फजूल बकवास मैंने हमाकत की है, मुझे एहसास है, बस अब जाने दो। मेरी राय है कि हम रोशन आबाद छोड़ दें। मेरी भी यही राय है। तब फिर बेरे को देखकर बिल अदा करो। लेकिन इस तरह कैसे मुमकिन है? कुछ इंतजामात भी तो करने हैं। मसलन पहाड़ों के सफर पर रवाना होना है, पैदल तो नहीं चलेंगे। रासम इंतजामात कर देगा। रोशनाबाद का गुनाह मुझे शदीद महसूस हो रहा है। तुम्हारी मर्जी। और होटल का सामान वगैरह? अबे तो सामान की कोई कमी है, तालूत ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। फिर मैंने बेरे को बुलाकर बिल अदा किया और हम यहाँ से निकल आए। आगे नक्शों की जरूरत होगी। क्या इन इलाकों को पहचान लोगे जहां तुम पहले भी आए हो? इसकी जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम रोशनाबाद छोड़ दो। तालूत के सर पर धुन सवार हो गई। तब फिर आओ और आवाज दो रासम को। क्या तुम हमारी जरूरतें समझ चुके हो रासम? तालूत ने हैरत दाएं तरफ रुख करके कहा। आका, रासम की आवाज सुनाई दी और मैंने हैरत से चारों तरफ देखा। इस वक्त रासम नजर नहीं आया। हमें तमाम चीजें किसी मुनासिब जगह दरकार हैं। रोशन आबाद की आबादी का आखिरी सिरा डरेसा कहलाता है, रासम ने जवाब दिया। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, तालूत ने जवाब दिया और रासम खामोश हो गया। मैं हैरत से ये सब कुछ सुन रहा था। तालूत ने मेरे शाने पर हाथ रखा। आओ टैक्सी तलाश करें, तुम्हारा हर काम महियर अकूल होता है। बस रोशन आबाद अभी छोड़ देंगे। वाकई यहाँ बड़ी बेवकूफ़ी हुई, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिलाई। मैं दिल से इस शख्स का कदरदान था, वरना वो साहिब इख्तियार था। खुश्क अंदाज में मुझसे कह सकता था कि अपने काम से काम रखूं, उसके मामलात में दखल ना दूं, लेकिन तालूत वो एक काबिले कदर हस्ती था। हमने थोड़ी दूर आकर एक टैक्सी पकड़ी और उसमें बैठ गए। डरेसा, तालूत ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर हम दोनों को देखा। बहरहाल उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। खूबसूरत वादियों और हसीन मनाजर का शहर रोशनाबाद हमें रास नहीं आया और उसे छोड़ने का फैसला बर वक्त था। टैक्सी दौड़ती रही। डरेसा बहुत दूर था। ड्राइवर भी वहां जाने से खुश नहीं था, लेकिन बहरहाल उसने कुछ नहीं कहा और दर हकीकत वो आबादी का आखिरी सिरा साबित हुआ। यहाँ कच्ची झोंपड़ियों पर मुश्तमिल एक छोटी सी आबादी थी। सामने ही एक कहवा खाना नजर आया जो छप्पड़ के साइबान के नीचे था। तालूत ने जेब में हाथ डालकर ड्राइवर को कुछ रकम दी और ड्राइवर की आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ से खाली जाओगे दोस्त, रख लो, तालूत ने कहा और उसने नीचे उतरकर हम दोनों से मुसाफा किया। आओ, तालूत ने कहा और हम कहवा खाने की तरफ बढ़ गए। कहवा खाने में बहुत से कबायली
पंजों और चारपाइयों पर बैठे हुए थे। हम भी उन्हीं के अंदाज में बैठ गए, लेकिन हमारे लिबास दूसरों से मुख्तलिफ थे, इसलिए सब के सब हैरत से हमें देख रहे थे। हमने कहवा तलब किया और कहवे खाने का बूढ़ा लेकिन तंदुरुस्त व तवाना मालक साफ सुथरे बर्तनों में कहवा लेकर खुद हमारे पास आया। शहर का लोग है साहब? उसने पूछा। हाँ खान बाबा, हमारा मेहमान है, पियो, अच्छा वाला कहवा बनाया है तुम लोगों के वास्ते। सुर्ख और सफेद बूढ़े ने कहा। शुक्रिया, आप भी हमारे साथ शरीक हों तो लुत्फ आ जाएगा। चेजरी खान, बूढ़े खान ने लड़के को आवाज दी, एक प्याली और लाओ, और कहवा खाने का बूढ़ा मालिक हमारे साथ शरीक हो गया। इधर सैर करने को आया साहब? उसने कहवे का घोंट लेते हुए पूछा। हाँ खान, हम इन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाएंगे। पहाड़ों की दूसरी तरफ? अचानक बूढ़ा कहवे की प्याली मुंह तक ले जाते रुक गया। हाँ क्यों? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उधर मत जाओ साहब, वो सैर का जगह नहीं, ये बूढ़े खान का मशवरा है। क्यों खान बाबा, उधर क्या बात है? वो गैर इलाका है, उधर का लोग इधर के लोग को पसंद नहीं करता, हम उनके मेहमान बन के जाएंगे। वो लोग अजनबी लोगों को मेहमान बनाना पसंद नहीं करता। उधर इंसान का जिंदगी कुछ नहीं, बूढ़े खान ने कहा। क्या उधर के लोग बहुत खौनख्वार हैं खान बाबा? तालूत ने पूछा। गैरतमंद लोग हैं, अपने बारे में किसी को नहीं जानने देते। अगर वो गैरतमंद हैं खान बाबा तो हमें उनसे कोई खतरा नहीं। गैरतमंद अपने मेहमान को नहीं मारते। ओ बाबा, खुदा का कसम बाज आ जाओ, हमारा जवान बेटा उधर मौत का शिकार हो गया और हम बूढ़ा आदमी अकेला रह गया। हमारे बाजू का कुव्वत खत्म हो गया, वरना हम भी एक बार उधर जरूर जाता और अपने बेटे का इंतकाम लेता। ओह अरे, तालूत के मुंह से निकला। उसने बूढ़े के सुर्ख और सफेद चेहरे को देखा जिस पर गम की परछाइयां रक्स कर रही थीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बूढ़े से बोला, तुम्हारा और कोई बेटा नहीं है खान साहब? एक ओए खुदाए ख्वार, और बेटा होता तो हम इधर चाय बेचता, खुदा का कसम बंदूक लेकर उधर जाता और अपने बेटे के कातल का खाना खराब करता। खान ने पुरजोश आवाज में कहा। मैंने घबरा कर तालूत की शक्ल देखी। तालूत के चेहरे के तासरात कुछ और ही कह रहे थे। खान साहब, अगर खुदा आपको 2 बेटे दे दे तो क्या आप अपने बेटों का इंतकाम लेंगे? चे खाना खराब, क्या बात करता, अभी हम बूढ़ा हो गया, हमारा बीबी भी बूढ़ा हो गया, अब बेटा किधर से आएगा? हमें अपना बेटा बना लें खान साहब, हम आपके बेटे हैं, तालूत ने कहा। और बूढ़ा खान चौंक कर हमें देखने लगा, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। चाहे खुदा तुम लोगों को खुश रखे, तुम बाबू लोग हैं, हम गरीब आदमी तुम्हारा क्या खिदमत करेगा? आप हमारी नहीं, हम आपकी खिदमत करेंगे खान बाबा, बस तुम हमारा बात मान लो साहब, उधर मत जाओ, उधर का जमीन अच्छा नहीं। बूढ़े खान कहवे का आखिरी घोंट हलक से उतारते हुए कहा। तो आप हमें बेटा नहीं बनाएंगे? खुदा आपको खुश रखे, गरीब खान आपका कोई खिदमत नहीं कर सकता, आप हमारे को इज्जत दो, आपको इज्जत देगा, खान ने मुतासर लहजे में कहा। तो फिर सुन लो खान बाबा, अगर तुमने हमें बेटा ना भी बनाया तो भी हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे, अपने भाइयों का इंतकाम लेंगे, तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा। और मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि तालूत के अंदाज से पता चल रहा था कि उसने क्या चक्कर शुरू कर दिया है। खान हंसने लगा। उसने गौर से हम दोनों की शक्ल देखी, फिर बोला, आप दोनों भाई हैं? हाँ, मेरे बोलने से कबल तालूत बोल पड़ा। चाहे आपके बदन में शरीफ खून है, आप दूसरे के गम को समझता है। रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि वो आप लोगों को सलामत रखे। बूढ़े खान ने दुनिया से झगड़ा ख़त्म कर लिया, उसने अपना हिसाब किताब खुदा को दे दिया, अब हमारा बदला वो लेगा। लेकिन खाम, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारे बेटे के कातलों से बदला ज़रूर लेंगे, हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। तालूत ने हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा, हो बकवास मत करो, तुम कौन होता है हमारे बेटे का बदला लेने वाला? तुम उधर नहीं जाएगा, अगर तुमने गैर इलाके में कदम रखा तो हम तुम्हें गोली मार देगा। अचानक खान बिगड़ गया, उसका सिर्फ चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लेकिन तालूत किसी से कब कम था, वो चाय की प्याली फेंक कर खड़ा हो गया, उसके चेहरे के तासरात भी बदल गए। फिर उसने जेब से कुछ रकम निकाल कर रख दी। ये तुम्हारी चाय की कीमत है खान, उसने सर्द आवाज में कहा। नहीं लेगा, हमने तुम्हें मेहमान बोला है, खान ने कहा। ये पुरानी बात है, तालूत ने जवाब दिया, और फिर मेरा बाजू पकड़कर कहवा खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओ खुदाई ख्वार, अपना पैसा उठा लो वरना, खान चीखा।
और फिर हमारी तरफ लपका भी, लेकिन हम दोनों तेज तेज कदमों से बाहर निकल आए। हमने पलट कर भी नहीं देखा। काफी दूर आने के बाद मैंने तालूत से कहा, ये क्या लग़वियत थी, क्या मतलब? तालूत ने तीखे अंदाज में मुझे देखा। तुम्हें इस सरफिरे के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? क्या हम आज तक सरफिरों के चक्कर में नहीं रहे? तालूत ने सवाल किया। मगर क्या सिमी सरफिरी नहीं थी जिसने शमशीरुद्दौला जैसे अमीर कबीर शख्स को छोड़कर एहसान से शादी कर ली? क्या नूरी सरफिरी नहीं थी? उसने इंतहाई नामसाद हालात में भी अपनी इज्जत महफूज रखने का फैसला किया। उसने भूखा मरना गवारा कर लिया था। बहुत मुश्किल है आरफ, जिंदगी को दाव पर लगाकर अपनी आना, अपनी गैरत बरकरार रखना बहुत मुश्किल। इन्हीं सरफिरों के दम से वजूदे इंसानियत बाकी है, वरना इंसानियत का नामो निशान मिट जाता और फिर सारी दुनिया हैवानों से भरी होती। लेकिन तालूत, बूढ़े खान का मामला मुख्तलिफ है। मैंने तालूत को समझाने की कोशिश की। सिर्फ तुम्हारी निगाह की खराबी है, सिर्फ तुम्हारी सोच की हमाकत है। हालांकि बेबसी यहाँ भी मौजूद है। काश तुम उस वक़्त बूढ़े खान के लहजे पर गौर करते जब उसने कहा था कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, वरना अपने बेटों का इंतकाम लेने ज़रूर जाता। उसका बढ़ापा उसकी बेबसी बन गया और आरफ हमें रोकने में भी उसका खलूस शामिल है। उसकी निगाहों में मोहब्बत थी, उसकी दुआओं में शफकत थी। उसने बरहमी का इजहार सिर्फ हमें रोकने के लिए किया था। हूँ और तुमने? मैंने पूछा। मैंने सिर्फ इसलिए क्या किया कि वो हमें रोकने से बाज रहे और सोचे कि दोनों जहन्नम में जाएं, तालूत ने जवाब दिया। तुम्हारा भी जवाब नहीं तालूत। मैंने एक गहरी सांस ली। यार यूं क्यों नहीं सोचते? हम बहरहाल इस इलाके में जाना है, अब उसके लिए कोई जवाब भी हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच बूढ़े के बेटे के कातलों को तलाश करोगे? हाँ, क्या हर्ज है? हालांकि ये भी नहीं मालूम उसे क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया। बूढ़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं मालूम, उसका नाम तक तो मालूम नहीं किया तुमने। ये कौन सा मुश्किल काम है, मालूम कर लेंगे। किस तरह? क्या उससे मिलोगे? रासम मालूम कर लेगा। ओह, तो फिर तो तुम उसके जरिए बूढ़े के कातलों को भी तलाश कर सकते हो। और हम क्या मक्खियां मारेंगे वहां? नहीं, हम इस सिलसिले में रासम से मदद नहीं लेंगे, तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर अब क्या प्रोग्राम है? आओ बस्ती की सैर करें, रात को यहाँ से निकल चलेंगे। रात को क्यों? अनजाने रास्ते में हम दिन की रोशनी में चलेंगे। कल अलल सुबह सही, लेकिन बस्ती से हम खरीदो फरोख्त भी करेंगे। चलो, मैंने कहा, और फिर हम दोनों बस्ती की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें बस्ती के तंदुरुस्त तवाना लोग नजर आए जो अपने लिबासों में बहुत खूबसूरत नजर आए। तालूत तारीफी निगाहों से उन्हें देख रहा था। यहाँ के लोग बेहद वजीह और तरोताज़ा हैं। हाँ, ये सरहदों की जान हैं, बड़े जंगजू और बहादुर लोग होते हैं। और फिर इस इलाके की आबो हवा भी मसाली है। क्यों ना हम भी इन्हीं की सी वाज़े कती इख्तियार कर लें। मुझे इनका लिबास भी पसंद आया। जरूर, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा और तालूत हंसने लगा। तुम बड़े कामचोर और निकम्मे इंसान हो आरफ, हर मामले की मुखालफत जरूर करते हो। गौर करो, इन पहाड़ों में, इन पुरइसरार वादियों में चंद खतरनाक लोगों की तलाश किस कदर दिलचस्प काम होगा। और फिर उनसे मिड भीड़ हो गई तो मजा ही आ जाएगा। जी हाँ, अभी आपको इन वादियों की तफसील नहीं मालूम। किस तरफ से एक गोली आएगी और खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। मैं इस सुराख को बाआसानी बंद कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, तालूत ने कहा। और मैं जानता था कि वो जिद्दी आदमी किसी तौर पर नहीं मानेगा। चुनाचा मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम बस्ती के बाजार में पहुंच गए। यहाँ जरूरत का हर सामान मौजूद था। ताज़ा और खूबसूरत फल, खुश्क मेवे, चमड़े की बनी हुई पोस्तीनें और दूसरे मकामी लिबास, पिस्तौल, बंदूकें, गर्ज हर चीज मौजूद थी। आओ खरीदारी करें, तालूत ने कहा। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और हम बाजार पर टूट पड़े। बहुत से उम्दा लिबास खरीदे गए, पोस्तीनें खरीदी गईं, चमड़े के बड़े थैले खरीदे, खुश्क मेवों की जबरदस्त खरीदारी की गई। और फिर 2 शानदार राइफलें, बेशुमार कारतूस, 2 पिस्तौलें खरीदी गईं, जिनकी पेटी कमर से बांधकर तालूत बहुत खुश हुआ। अब ये 2 गधों का बोझ कौन लादे लादे फिरेगा? मैंने इस हातम ताई को रोकते हुए कहा। 2 गधे, उसने तालूत ने मुस्कुराते हुए एक थैला मेरे कंधे पर लाद दिया और दूसरा अपने कंधे पर। मैं दांत पीस कर रह गया। थैला बेहद वजनी था। मुझे तो खासी मुश्किल पेश आ रही थी और जहन पर झंझलाहट भी सवार
होती जा रही थी। बैल आखिर एक जगह मैंने थैला पटक दिया और तालूत चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर वह मुस्कुराकर एक आदमी की तरफ मतवज्जा हुआ, उससे कुछ गुफ्तगू करता रहा और फिर मेरी तरफ पलट आया। थोड़ी दूर और चले शहजादा नाजक अंदाम, आगे मवेशियों की मंडी है, हम वहां से 2 खच्चर खरीद लेंगे। क्यों परेशान कर रहे हो यार, वाकई बहुत वजनी है। क्या मंडी थोड़ी सी करीब नहीं आ सकती? मैंने हाँफते हुए कहा और तालूत हंसने लगा। वाह रे हम शक्ल, काश तू लड़की ही होता, उसने हंसते हुए कहा। इस सूरत में भी लोग हमें बहन भाई ही समझते, मैंने कहा और तालूत गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हमने फिर थैले उठाए और उस तरफ चलने लगे जहां मवेशियों की मंडी थी। मंडी देखकर आंखें खुल गईं। इंतहाई शानदार कद आवर घोड़े, मजबूत खच्चर और दूसरे जानवर मौजूद थे। कमजोर जानवर भी मौजूद थे और ज्यादातर उन्हीं की खरीदारी हो रही थी। तंदुरुस्त जानवर मंडी में लाने वाले शौकीन कबायली थे जो सिर्फ अपने जानवरों की नुमाइश कर रहे थे, और अगर कोई उनसे उनकी कीमत पूछ लेता तो वह इतने दाम बताते कि लोग कानों पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाते। मैं और तालूत एक जगह खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगे। एक जगह कुछ ज्यादा लोग नजर आए और उनके सरों से ऊंचे 2 स्याह घोड़े नजर आ रहे थे। एक ही रंग, एक ही कदो कामत के बुलंदो बाला घोड़े, बेहद खूबसूरत और शानदार। तालूत ने मुझे उनकी तरफ मतवज्जा किया और बेसाख्ता मेरे मुंह से तारीफ निकल गई। वाह क्या शानदार घोड़े हैं। आओ, तालूत ने कहा और हम थैले एक जगह रखकर उन घोड़ों की तरफ बढ़ गए। कबायली घोड़ों के साथ हमें भी देखने लगे। इन कद आवर और तंदुरुस्त तवाना लोगों में हम शहरी झींगे अजीब लग रहे थे। बहरहाल उन्होंने हमें आगे आने का रास्ता दिया। क्या ये घोड़े बराए फरोख्त हैं? तालूत ने पूछा और बड़े बड़ी मूंछों वाले बिल्डोजर ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और हमें देखता रहा, और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाहिर है मंडी में आए हैं, फरोख्त के लिए ही होंगे, खरीदोगे क्या? उसने कहा। जाहिर है मंडी में आए हैं, खरीदने के लिए ही आए होंगे, क्या कीमत है इनकी? तालूत ने उसी के अंदाज में कहा। मगर तुम इनका क्या करोगे बाबू? तुम लोग तो मशीनों पर सवारी करो, कबायली ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम्हें इन बातों से क्या सरोकार, घोड़े बेचो, तालूत ने भी हकारत से जवाब दिया। ये घोड़ा आला नस्ल के हैं, कम नस्ल के लोगों को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते बाबू। इसका मतलब है कि तुमने आज तक इनकी पुश्त पर सवारी नहीं की। मेरे अलावा कौन है जो इनकी पीठ पर बैठ सके? सुनो बाबू, इनकी कीमत 20-20 हजार रुपए है, मगर तुम इनमें से किसी पर सवारी कर सके तो मैं तुम्हें ये घोड़े मुफ्त दे दूंगा। मारे जाओगे खान, तुम्हारे कबीले में हमारे जैसा सवार एक भी ना निकलेगा। तो आ जाओ, खान की जुबान है, जोरख खान आला नस्ल से है। अगर तुमने इनकी सवारी कर ली तो ये दोनों घोड़े तुम्हें मुफ्त दे दूंगा, ये पठान का वादा है। जोरख खान ने पुरजोश लहजे में कहा। ठीक है खान। तालूत ने कोट उतारकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और फिर आस्तीनें चढ़ाने लगा, लेकिन उसी वक्त जोरख खान सीना ताने हुए उसके सामने आ गया। लेकिन सुनो, अगर तुम घोड़े की सवारी ना कर सके और गिर पड़े तो तुम दोनों को सारे कपड़े उतार कर बस्ती से निकलना पड़ेगा, ताकि इसके बाद तुम किसी पठान के घोड़े खरीदने की बात ना करो। तुम्हारी हर चीज जोरख खान की मलकियत होगी। मंजूर है, तालूत ने कहा। सुन लिया तुम लोगों ने, जोरख खान फिर किसी की बात नहीं मानेगा, शर्त हो चुकी है। आओ। जोरख खान ने एक घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर उसकी पुश्त पर हाथ रख दिया। उसके बाद उसने लगाम तालूत के हाथ में दे दी। यहाँ इस किस्म के तमाशे शायद आम होते थे, इसलिए लोग काई की तरह फट गए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। घोड़े के तेवर बहुत खराब थे, उसकी आंखें वहशत से सुर्ख हो गई थीं। शायद जोरख खान ने अभी तक उनकी पुश्त इस्तेमाल ही नहीं की थी, और सूरत हाल ये थी कि अगर उनकी पुश्त पर हाथ भी रखा जाता तो वह भड़क उठते थे। लेकिन मैं पुरसकून निगाहों से तालूत को देख रहा था। मैं जानता था कि यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तालूत ने घोड़े की लगामें पकड़ी। घोड़ा चौकन्ना था और पैंतरे बदल रहा था। अगर उसकी पुश्त पर मक्खी भी बैठ जाती तो वह खड़ा हो जाता था। वह खड़े होकर अगले पांव खिला में चलाकर तालूत को मारना ही चाहता था, लेकिन तालूत ने भी अभी तक उसकी पुश्त की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। जोरख खान फखरिया अंदाज में घोड़े को देख रहा था, और ये बात सिर्फ मैंने ही महसूस की थी कि लगामों के सिरे के बल तालूत आहिस्ता अपने हाथ पर लपेटते जा रहा था।
और इस तरह वो अपने हाथ घोड़े के चेहरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लोग दिलचस्पी से बकौल उनके इस शहरी झींगे की उछल कूद देख रहे थे, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो कपड़े उतरवा कर ही जाएंगे। लेकिन अचानक बिजली सी चमक गई। तालूत का हाथ, जो अब घोड़े के चेहरे तक पहुंच चुका था, अचानक मुड़ा और घोड़े की गर्दन टेढ़ी हो गई। घोड़े ने गर्दन सीधी करने की कोशिश की, लेकिन उस लाहौती कुव्वत के सामने उसकी एक ना चल सकी। उसकी गर्दन इस हद तक मुड़ गई कि अचानक वो एक सिमत लड़क गया और काफी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। उसके साथ ही तालूत ने उसकी लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़े ने संभल कर उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो गिरे हुए घोड़े पर सवार हो गया था। और जब घोड़े ने फुर्ती से करवट ली और पांव टिकाकर उठा तो तालूत उसकी पुश्त पर था। तमाशाइयों के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली और वो खामोश हो गए। घोड़ा बला की उछल कूद मचा रहा था, लेकिन तालूत उसकी पुश्त पर इस तरह सवार था जैसे उसकी पुश्त ही का एक हिस्सा हो। और फिर बल आखिर घोड़े ने हार मान ली। उसकी उछल कूद सुस्त पड़ गई। तालूत उसके कल बस का जायजा ले रहा था और फिर उसने घोड़े को एड़ मारी और मैदान के चक्कर लगाने लगा। दूसरे लम्हे चारों तरफ से तालियां गूंज उठीं। लोग नारा हाय तहसीन बुलंद कर रहे थे और ज़ोरक खान का चेहरा फीका पड़ गया। तालूत उसके सामने घोड़ा ले आया, फिर उसकी पुश्त से नीचे उतरा, लेकिन ज़ोरक खान हमारी तवक्का के बरखिलाफ बहुत आला ज़रफ़ निकला। उसने तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो जवान, खान की तरफ से शर्त जीतने पर मुबारकबाद कबूल करो। और हम हैरान रह गए। हमारा ख्याल था कि गुस्सावर इंसान गड़बड़ ज़रूर करेगा, मुमकिन है हालात बिगड़ जाएं और झगड़ा मूल लेना पड़े, लेकिन वो बाज़रफ़ इंसान था। उसने फ़न की दाद दी। तालूत घोड़े से उतर आया और गौर से ज़ोरक खान को देख रहा था। ज़ोरक खान ने दूसरे घोड़ों की लगाम भी तालूत के हाथ में थमा दी। शुक्रिया खान ज़ोरक, ये तो मजाक की बात थी। वैसे मैं तुम्हारे घोड़े खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, इनकी कीमत ले लो। चाहे खुदा कसम क्या बोलता है यार, हम शर्त हार गया, घोड़ा अब तुम्हारा है, बेचने का क्या सवाल, खान ने कहा। नहीं खान, हम घोड़ों की कीमत अदा करेंगे। खान इस कीमत पर पेशाब कर देगा जो उसका जुबान खराब करेगा। घोड़ा अब तुम्हारा है, खान आंखें निकाल कर बोला। बहरहाल तालूत ने बहुत कोशिश की, लेकिन खान ने घोड़ों की कीमत एक पैसा भी वसूल नहीं की। मजबूर होकर हम घोड़े लेकर चल पड़े। अजीब है तेरी दुनिया यार, यहाँ किस शक्ल में कौन है पता नहीं चलता, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घोड़ों के दिमाग दुरुस्त हो गए थे। हमने उन पर सामान के थैले मजबूती से कसे और अब आराम सफ़र के लिए तैयार थे। लेकिन तय ये किया गया कि हम अलल सुबह सफ़र करेंगे, इसलिए रात के क़याम का बंदोबस्त करना था। इसके लिए हमने एक खुली जगह मुंतखब की और वहीं बिस्तर लगा दिया। बिस्तर के लिए हमने नरम खालें खरीद ली थी। खाने से फारग होकर हम अपने बिस्तरों पर लेट गए और तालूत काफ़ी देर तक ज़ोरक खान और क्यावा खाने के मालिक के बारे में गुफ्तगू करता रहा। वो इस दिलकश इलाके के बारे में भी बातें कर रहा था और फिर हमें नींद आ गई। सुबह को पहले तालूत ही जागा। अभी उजाला पूरी तरह नहीं फूटा था। बहुत खूबसूरत मंजर था। मैं भी जाग गया। उठो, तैयारियां करें, रोशनी होने से कबल हमें ये सरहद पार कर लेनी है, तालूत ने कहा और मैं उठ गया। हम ज़रूरियात से फारग हो गए। नाश्ते के बारे में तय किया गया कि रास्ते में करेंगे। चुनाचा हम घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। कद आवर घोड़े अब बिल्कुल राम हो गए थे और ज़रा भी शरारत नहीं कर रहे थे। चुनाचा हमने सुस्त रवि से वो इलाका छोड़ा और पहाड़ों के दरमियान सफ़र करने लगे। ना हमवार पत्थरों पर घोड़े ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते थे। हमें भी किसी मखसूस जगह पहुंचने की जल्दी नहीं थी, इसलिए हम इत्मीनान से आगे बढ़ते रहे। ना हमवार पत्थरों से ढका हुआ टुकड़ा ज़्यादा तवील नहीं था। थोड़ी देर के बाद हमवार लेकिन चीटल रास्ता आ गया। हमारे दोनों सिमत बुलंदो बाला पहाड़ थे और हम उनके दरमियान चल रहे थे। ये रास्ता आगे चलकर पतला होता गया, यहाँ तक कि आगे चलकर दोनों पहाड़ मिल गए थे और रास्ते ने उनके नीचे एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन ये सुरंग ज़्यादा तवील नहीं थी। दूसरी तरफ रोशनी नज़र आई, लेकिन हमने जूं ही सुरंग से सर निकाला, अचानक एक फायर की आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठी। बिस्मिल्लाह, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों ने फुर्ती से अपने पिस्तौल निकाल लिए। हमने घोड़े आड़ में कर लिए थे और तेज़ निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे।
और फिर सामने की पहाड़ी से हमने एक सफेद रंग के घोड़े को नीचे उतरते हुए देखा। उसकी पुश्त पर कोई सवार था, लेकिन जब वो हमारे सामने आया तो हम चौंक पड़े और हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये कहवा खाने का बूढ़ा मालिक था। उसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर अजीब से तासरात थे। चंद सायद के बाद वो हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी राइफल हाथों में दबी हुई थी। हमने उसी वक्त कह दिया था खान, तालूत ने लापरवाही से कहा। मगर इस तरफ मौत है, बूढ़े ने हाथ उठाते हुए कहा। हम मौत का शिकार करते हैं, हम मौत की तलाश में सरगर्दा हैं। जवानी मुंह जोर होती है, लेकिन मेरे बूढ़े तजर्बे से फायदा उठाओ लड़कों, इस तरफ ना जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। हम अहद कर चुके हैं खान कि तुम्हारे बेटों के कातलों से बदला जरूर लेंगे और अहद तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं था। तुम मेरे लिए अजनबी हो। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है खान। तुमने बेबसी से कहा था कि तुम बूढ़े हो चुके हो और अपने बेटे का इंतकाम नहीं ले सकते। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे बेटों की जगह हैं और हम अपने भाई का बदला लेंगे। बस उसके बाद तुम कुछ भी कहते, हम अपना अहद जरूर पूरा करेंगे। तुम कैसे बेटे हो, बूढ़े बाबा की बात नहीं मानते, खान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा। वो बहुत मुतासर नजर आ रहा था। इसके अलावा हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे खान, हमें हमारा अहद पूरा करने दो। दुश्मन बहुत खौनख्वार है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा। दुश्मन अगर खौनख्वार ना हो तो उससे मुकाबला करने में क्या लुत्फ आएगा खान, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। और बूढ़ा खान बेबसी से हमें घूरने लगा। लेकिन कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर अचानक बूढ़े के चेहरे से खून उबलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। फिर उसने राइफल बुलंद की और पागलों की तरह धाड़ा। मैं आ रहा हूं सरताज खान, मैं आ रहा हूं। बूढ़े शहबाज की रगों का खून फिर से जवान हो गया। होशियार सरताज खान, होशियार। मजलूर रहमान का खून आज फिर जाग उठा। मैं अपनी बहू को लेकर आऊंगा। रोजाना मेरी इज्जत है, दरजाना मेरी इज्जत। मेरी इज्जत मेरे घर में महफूज रहेगी। और बिलाशुबा हमने बूढ़े खान के चेहरे पर पहले से ज्यादा तवानाई देखी। उसके अंदर एक अजीब सा जोश पैदा हो गया। फिर वो घोड़े से नीचे उतर आया और उसने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे सीने से लग जाओ। तुमने शहबाज को फिर से जवान कर दिया और मेरा चौड़ा सीना बेटे के सर का लमस भूल चुका है। आओ मेरे सीने पर सर रख दो ताकि रहमान की याद के जख्म फिर से हरे हो जाएं और मैं अपने दुश्मनों के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊं। आओ मेरे बच्चों। और हम दोनों घोड़े से उतर आए। बूढ़े खान ने हम दोनों को सीने से भींच लिया और फिर कोशिश के बावजूद अपनी सिसकियां ना रोक सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। बेमुश्किल तमाम हमने उसे सहारा दिया। एक चट्टान के पास ले आए। हमने अपने घोड़े यूं ही छोड़ दिए। चट्टान के पास बैठकर भी बूढ़ा रोता रहा। पूरे 8 साल गुजर गए साहब हमारे बेटे की मौत को। रहमान खान हमारा अकेला बेटा था। उसके बाद हम औलाद को तरस गया। हम आज आखिरी बार रोया है, खुदा कसम। इसके बाद हमारी आंखों से आंसू नहीं, आग निकलेगा, आग। और इस आग में सरताज खान की पूरी बस्ती जल जाएगी। तुम देखना, ये शहबाज खान का अहद है। वो सिसकियां लेते हुए बोला। हम तुम्हारे साथ हैं शहबाज खान, खुदा तुम लोगों को जिंदगी दे, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम इधर कैसे निकल आए खान बाबा, तालूत ने पूछा। चाहे तुम लोगों को भूल जाना, तुमने ऐसा बात बोला था कि हमारे दिल पर जख्म लग गया। हमने उसी वक्त दुकान छोड़ दिया और फिर तुम्हारा पीछा करता रहा। हम उस वक्त भी तुम्हें देख रहा था जब तुमने जोरक खान के घोड़े को काबू में किया। खुदा कसम हम तुमसे दूर नहीं था, मगर हमने खूब जोर जोर से तालियां बजाया था। तुम लोग जो तैयारियां कर रहा था उससे हमें यकीन हो गया तुम गैर इलाके में जरूर जाएगा। मगर हम सोचता था कि तुम शहर का लोग कमजोर होता है, तुम उधर आजाद नहीं रह सकेगा। फिर जब तुमने घोड़े को गिरा लिया तो खुदा कसम हम मुंह खोल कर रह गया। और फिर हमने सोचा तुम मामूली लोग नहीं है। फिर हम अपनी बीबी के पास आया और उसको सब बात बताकर बोला तो उस नेक वक्त ने हमको गैरत दिलाया। वो बोला कि तुम लोग रहमान खान का बदला लेने जा रहे हो और हम घर में बैठा है। तब हमने तय किया कि अगर तुम उधर जाएगा तो हम भी तुम्हारे साथ होगा। हमने जल्दी जल्दी सारा इंतजाम किया और हम इधर पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। तालूत ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, खान शहबाज का साथ हमारे लिए और दिलचस्प होगा, क्या ख्याल है? यकीनन, मैंने बादल नखवास्ता कहा। तुमने नाश्ता कर लिया खान?
अभी नहीं, शहबाज ने सादगी से जवाब दिया। तो आओ नाश्ता करें, तालूत बोला। खान जल्दी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया और इस वक्त का नाश्ता हमने खान के साथ लाए सामान में से किया। वो पनीर और रोटी लाया था। नाश्ते से फारिग होकर हमने सफ़र की तैयारियां की और फिर घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई। हम इत्मीनान से चल रहे थे। आप लोगों ने अपने नाम नहीं बताए। आप जो नाम लें शहबाज खान, तालूत ने कहा। चाहे अगर तुम खान के लिबास में होता तो हम तुम्हें दलेर खान और इसको दिलावर खान बोलता, शहबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात है खान तो अभी लो, तालूत ने कहा और घोड़े से उतर पड़ा। शहबाज खान ने भी घोड़ा रोक लिया। तालूत ने थैले से मकामी लिबास निकाला और मुझे भी इशारा किया। बदमाश तालूत सरहदी लिबास पहनने के बाद बिल्कुल पठान नजर आया। खुद मैंने भी यही लिबास पहन लिया। खान हमें अपने लिबास में देखकर खिल उठा। जय खुदाया, तुम लोग बिल्कुल पठान लग रहा है, उसने मसरूर अंदाज में कहा। अब मेरा नाम दलेर खान और इनका नाम दिलावर खान है। ठीक है, हम यही नाम लेगा, खान शहबाज ने खुश होते हुए कहा। पूरा दिन हमने घोड़ों की पुश्त पर गुजारा। रास्ते में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। रास्ते के मनाज़र बदलते रहे थे। कभी खुश्क और बेआबोगया पहाड़ियाँ नज़र आईं, कभी सब्ज़े से लदे हुए मैदान और कभी बर्फ़पोश इलाके। और फिर तालूत ने शहबाज खान से पूछा, क्या तुम हमें रहमान खान की मौत की तफसील नहीं बताओगे शहबाज खान? हाँ, ज़रूर बताऊंगा। और समझ लो मेरे बच्चों, बूढ़ा खान झूठ नहीं बोलता। वो जो कुछ कहेगा सच कहेगा। यकीनन हमें एतमाद है। रहमान खान का उम्र 22 साल था। पहले हम लोग भी तासिया के इलाके में रहते थे। ये खूबसूरत बस्ती इसी रास्ते पे है जिधर हम जा रहे हैं। तासिया के आगे 6 बस्तियां और पड़ती हैं जो आज़ाद इलाके में हैं। आखिरी बस्ती की दूसरी तरफ ज़ोरात है। खान ज़ोरात एक नेक दिल इंसान है। गो ये इलाका उसकी मलकियत नहीं, ना ही कभी उसने उस पर बुरी निगाह डाली। इसके बावजूद उस इलाके के मफादात का ख्याल रखता है। कभी ये बस्तियां कहत साली का शिकार हो जाती हैं या ज़ल्ज़ले से तबाहकारी होती है तो खान ज़ोरात हमारी पूरी मदद करता है। अब की बात नहीं मालूम, पहले यही होता था। तासिया में मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर काश्त करके मैं अपनी बीवी और बच्चे का पेट पालता था। मेरे 2 भाई भी थे, वो भी इसी बस्ती में रहते थे। लेकिन फिर तबाही ने हमारे घर में झांका। तासिया ही के इलाके का एक बड़ा आदमी दौलत खान, बड़ा कीना परवर और ख़तरनाक आदमी। उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी और उसके मवेशी पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा थे। उसकी चरागाह भी सबसे बड़ी थी और उसके साथ साथ वो चोर भी था। रात की तारीकी में उसके आदमी गल्ला चुराने आ जाते। वो एक रात उसके 2 आदमी मेरे भाई गुलदार खान के घर चोरी करने आए। गुलदार खान को मालूम नहीं था कि इन चोरों में दौलत खान का सगा भाई भी है। गुलदार खान ने राइफल से दोनों चोरों को मौत की नींद सुला दिया और फिर दिन की रोशनी में पता चला कि दौलत खान का भाई भी चोरों में शामिल था। दौलत खान ने अपने आदमियों को लेकर गुलदार खान पर चढ़ आया, लेकिन जरगे ने फैसला दिया कि चौंका गुलदार खान ने उन्हें चोरी करते हुए हलाक किया था, इसलिए गुलदार खान बेकसूर है। दौलत खान चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले का ख्याल था। चुनाचा एक शाम जब गुलदार खान अपने मवेशियों को ला रहा था, दौलत खान के आदमियों ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। जरगे ने उसे तलब किया, लेकिन वो साफ मुकर गया। उसके आदमियों ने कत्ल नहीं किया। जरगा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन मेरा छोटा भाई ज़मुर्द खान जानता था कि गुलदार को दौलत खान के आदमियों ने मारा है और दौलत खान की ताक में रहा। आखिर एक दिन उसने दौलत खान को उसकी चरागाह में ललकारा, लेकिन बदकिस्मत इंसान दौलत खान को हलाक करने में कामयाब नहीं हो सका और उसके आदमियों के हाथों मारा गया। दौलत खान ने उसकी लाश भिजवा दी और बताया कि वो किस तरह मारा गया। मैं शुरू से अमन पसंद आदमी था, लेकिन दूसरे भाई की मौत पर मेरा खून खौल उठा और मैंने दौलत खान से कहा कि मैं उससे अपने भाइयों का इंतकाम लूँगा। लेकिन दौलत खान ने मुकदमा जरगे के सामने रख दिया। उसने कहा कि उसे मुझसे ख़तरा है, इसलिए उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और जरगे के बूढ़े अरकान ने फैसला किया कि मुझे बस्ती से निकाल दिया। उन्होंने मेरी मिन्नत की कि अमन की खातिर मैं बस्ती छोड़ दूं, और मुझे बस्ती छोड़ने पड़ी और मैं यहाँ चला आया।
पूरे 10 साल तक हमने तासिया का रुख नहीं किया, लेकिन रहमान खान अपनी चची और उसके बच्चों को नहीं भूला था। जब वो 18 साल का था तो उसने तासिया जाने की इजाज़त मांगी। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन ज़िद्दी लड़का एक दिन छुप कर उधर निकल गया। वो तासिया पहुंचा और वहां अपने रिश्तेदारों से मिला। दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे भाइयों के बच्चों में कोई लड़का नहीं था जो इंतकाम लेता। वो आराम से रह रहे थे, लेकिन बदकिस्मत रहमान खान तासिया की एक लड़की से दिल लगा बैठा और फिर वो छुप छुप कर तासिया जाने लगा। बाद में मालूम हुआ कि वो लड़की दौलत खान की थी। वो भी रहमानी खान से मोहब्बत करती थी, लेकिन दौलत खान के बेटे को ये बात मालूम हो गई। उसका नाम सरताज खान था और एक दिन उसने रहमान खान को गोली मार दी। दौलत खान ने मेरी आखिरी पूंजी भी छीन ली। मेरे रिश्तेदारों ने रहमान खान के खून आलूद कपड़े मेरे पास भिजवा दिए और मैं पागल हो गया। मुझ बूढ़े के बदन में अब इतनी कव्वत नहीं थी कि अपने बच्चे का बदला लेता, और उसके बाद मैंने सब्र किया। बूढ़े शहबाज खान की आंखों से आंसू बहने लगे। तालूत और मैं बहुत मुतासर थे। फिर काफ़ी देर के बाद तालूत ने पूछा, क्या तुम अपने बेटे की कब्र पर नहीं गए? मेरी बीबी ने नहीं जाने दिया, वो बहुत डरती थी। तुम्हारे पास रहमान की लाश क्यों नहीं आई? मेरे रिश्तेदारों ने बताया था कि रहमान खान की लाश बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो एक वीराने में पड़ा था और इस काबिल नहीं था कि उसकी लाश मेरे पास लाई जाती। चुनाचा उन्होंने उसे दफन कर दिया और मेरे पास सिर्फ कपड़े भेज दिए। गम ना करो बाबा, हम उन सब का इंतकाम लेंगे, तालूत ने कहा। मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया मेरे बच्चों, मगर आज मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं अमन पसंद था, लेकिन अब मैं एक एक का इंतकाम लूँगा। हम तुम्हारे साथ हैं बाबा, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी ना भूलूँगा। अगर तुम मुझे ना जगाते तो शायद मैं अपने बेटे के बदले की हसरत लेकर कब्र में चला जाता। लेकिन अब अगर मैं भी दौलत खान के हाथों मारा गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मैं अपनी कोशिश में जान दूंगा। दौलत खान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शहबाज खान, तुम अकेले नहीं हो, तालूत ने कहा। मैं अमूमन खामोश ही रहता था। बहरहाल इस प्रोग्राम से भी नाखुश नहीं था। जिंदगी की हंगामों की ज़रूरत होती थी और तालूत की मैयत हंगामों से पुर थी। दौलत खान का इलाका यहाँ से कितना दूर है? अभी लंबा सफ़र है, लेकिन परवाह नहीं। ठीक है, तालूत ने कहा, और फिर हम सोने लेट गए। इस वीरान इलाके में मुझे नींद नहीं आई। सर्दी भी खासी थी, लेकिन सर्दी के बचाव के इंतजामात भी पूरे थे, इसलिए महसूस नहीं हुई। मैंने देखा कि तालूत मज़े से सो रहा था, अलबत्ता शहबाज खान जाग रहा था। शहबाज बाबा, मैंने आवाज़ दी। जाग रहे हो दिलावर? हाँ बाबा, नींद नहीं आई, आओ बातें करें, बूढ़े ने कहा, और मैं उठकर उसके करीब आ गया। वो तुम्हारा भाई है, सगा भाई नहीं, लेकिन भाइयों से ज़्यादा। चाचा का लड़का है? नहीं, मगर उसका शक्ल वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। यही चीज़ हमारी दोस्ती का बायस बनी। ओह, बूढ़े ने गर्दन हिलाई और फिर बोला, बहरहाल तुम्हारे बदन में दलेर माँ का खून है। मगर सुनो, तुमने बंदूक इधर से खरीदा है? हाँ। इससे पहले तुम्हारे पास हथियार नहीं थे? नहीं। क्या तुम लोगों का निशाना अच्छा है? बस ठीक है। नहीं मेरे बच्चे, पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाले बंदूकों के खिलाड़ी होते हैं। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा सच्चे निशाने लगाता है। अगर तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं तो तुम्हें इसकी मशक करनी चाहिए। मशक कर लेंगे बाबा, कल सुबह पहला काम यही होगा। आपका निशाना तो बहुत अच्छा होगा बाबा। हाँ, मैं भी इसी इलाके में पैदा हुआ था। बूढ़ा हंसने लगा।